हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय सर और आप लोग देख रहे हैं डेली लाइफ फिजिक्स चैनल। जो कि यहाँ जो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है भौतिक विज्ञान फिजिक्स क्लास 12th के लिए बनाया जा रहा है। जो कि आपको पता ही होगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, सीखने के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ने का काम निश्चित तौर पर आप घरों में करते हैं। बेटा क्या करते हो, मतलब घरों में, स्कूल में आपके पास बुक होगा, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। घर में आपके पास बुक है, उसको पढ़ सकते हो, परंतु समझने का काम केवल यहाँ कर सकते हैं। मतलब हमारा पर्पस यही रहेगा, उद्देश्य यही रहेगा, केवल सीखना और सिखाना। तो चलिए, समय पास न करते हुए और बहुत इंपॉर्टेंट से बता सकता हूँ मैं, जो कि पूरे लेक्चर के लिए अगर बात करूँ, पूरे चैप्टर के लिए जो गुलाम का नियम है, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है। गुलाम का नियम या गुलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ये 3 नंबर का आता है बेटा पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। 3 नंबर को हूबहू पूछ देता है, गुलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम ऐसे करके। तो हमको ध्यान से समझना है और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। और इसको समझने के लिए पहला पॉइंट क्या करेंगे, हम लोग बिंदु आवेश समझते हैं। पॉइंट चार्ज जिसको कहते हैं, कक्षा 11वीं में आप लोग बिंदु वस्तु करके सुने, दो बिंदु वस्तुओं के मध्य के बीच की दूरी की तुलना। और जैसे क्रिकेट मैदान में, है ना, मैदान के कंपैरिजन में क्या होता है, आपका बॉल जो होता है बहुत छोटा होता है, बिंदु वस्तु के समान होता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम लोग बिंदु आवेश के बारे में समझेंगे। क्लियर है? तो चलिए, बिंदु आवेश क्या होता है। बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं, सुन लो, उसके बाद फिर लिखवाता हूं मैं। बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जो दो बिंदु आवेश हैं, जिनका आकार बस है। ये बिंदु आवेश है, ये हाथ में देख लो, और ये भी बिंदु आवेश है, ठीक है। जिनका आकार इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में क्या होता है, नगण्य प्रतीत होता है। अगर मैं इसको बोलता हूँ Q1 और इसको बोलता हूँ Q2, तो Q1 को पूछता हूँ, बेटा बताओ Q1 Q2 कितना बड़ा दिख रहा है, तो पास में रहेगा तो क्या होगा, आपको साइज बड़ा दिखाई देगा। परंतु इसी को मैं दूर ले जाता हूँ, ठीक है, मान लो तो दूर 500 मीटर दूर ले जाता हूँ। अब Q1 को पूछूंगा Q2 कितना बड़ा दिख रहा है, तो ये क्या बोलेगा, छोटा दिखाई दे रहा है। और अगर Q2 को पूछता हूँ Q1 कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये भी बोलेगा छोटा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आकार की तुलना में दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब आकार की तुलना में आकार क्या हो गया, नगण्य हो गया, और दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। उसी चीज को लिखते हैं, चलिए लिखा देते हैं आपका बिंदु आवेश। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं, उन आवेशों को कहते हैं, ठीक है, जिनका, लिखते चलेंगे साथ में बेटा, जिनका आकार, जिनका आकार, ठीक है, उन आवेशों, आवेश मतलब एक आवेश नहीं, दो आवेश है ना, उन आवेशों के बीच की दूरी के तुलना में, तुलना में क्या होता है बेटा, नगण्य होता है, नगण्य होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात किए थे, एग्जाम्पल, ठीक है, क्या होता है, क्रिकेट के मैदान, क्रिकेट के खेल मैदान में क्या होता है, क्रिकेट का मैदान क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, परंतु क्या होता है, आपका बॉल बहुत छोटा होता है। अगर हम बोलेंगे कितने दूरी पर स्थित है, अगर एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु दूर है 500 मीटर दूरी पर, एक वस्तु को पूछेंगे तो दूसरी वस्तु छोटा दिखाए, दूसरी वस्तु पूछेंगे, ये वस्तु क्या होगा, छोटा दिखाई देगा। तो इसका एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इतना डिटेल नहीं करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। और आप लोग समझ सकते हो, इतना बेटा है, ठीक। तो इसी में पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, हम लोग इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होते हैं सर, क्या बोलेंगे बेटा, ठीक है। इसका पूरा फुल लिखना, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, परंतु उतना डिटेल डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है ना। चार्ल्स आंगिस्टन कूलाम 1785, इसमें दो स्थिर आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया, है ना। इस नियम के तहत ऐसा करते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो बिंदु आवेश, उसके बाद फिर इस नियम के अनुसार भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार क्या होगा, इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू, ठीक है, लॉस बात कर सकते हैं, जिसमें आपका इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना है और आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, क्या करेंगे अपन,
कूलाम के नियम की बात करते हैं तो इसको डेफिनेशन करने से पहले हम फार्मूला के माध्यम से समझाते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। फार्मूला भी देंगे, डायग्राम भी देते हैं। Q1 और क्या हो जाएगा बेटा आपका Q2। ठीक है, ध्यान से समझिए। दो स्थिर दो इस, दो स्थिर बिंदु आवेश दो दो स्थिर बिंदु आवेश दो स्थिर बिंदु आवेश मैं पहले ही बात कर चुका हूँ पहला लेक्चर में। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, अर्थात पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर। और क्या होगा, चार्ज जो होगा स्थिर रहेगा, गतिशील नहीं रहेगा। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश जिनके मध्य दो स्थिर बिंदु आवेश जिनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर, प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा। माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर प्लस और माइनस ले लेते हैं तो क्या होगा, आकर्षण होगा। इसी चीज को बोला जा रहा है। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होते हैं बेटा, समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ समझेंगे, वही बात करूं मैं। दो स्थिर बिंदु आवेश यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, डेफिनेशन को लिख लेते हैं, फिर इधर सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर डेफिनेशन की बात करता हूं मैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ लिखवा दे क्या, ठीक है यहाँ लिख देते हैं। चलिए, दो स्थिर बिंदु आवेश दो स्थिर बिंदु आवेश। ठीक, दो स्थिर बिंदु आवेश जिनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिनके मध्य जिनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, या ना प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल, जिनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणन, परिमाण मतलब मात्रा, याद रख लेना, परिमाण मतलब मात्रा। उन आवेशों के परिमाणों, परिणाम नहीं बोलो, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती बोलो या अनुक्रमानुपाती बोलो। गुणनफल के, परिमाणों के गुणनफल के, ठीक है, गुणनफल के समानुपाती तथा उनके उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच, उनके क्या बोलेंगे, उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, और जो इसका बल की जो डायरेक्शन होती है, जिधर उसका बल लगेगा उधर ही उसकी क्या होगी बेटा, दिशा होगी। इसको बताने की जरूरत नहीं है, जिसको इन्वर्टेड कॉमा में आपको ऐसे बंद करना पड़ेगा। क्या लिखा हूं मैं, दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेश जिनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, या अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती ही बोलेंगे बेटा, ध्यान दें। यहाँ क्या करेंगे अपन, चलिए इसी को फाइंड आउट करते हैं। क्या करेंगे अपन, ध्यान से समझेंगे जो दे रहे हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके फिर से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करोगे, पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करते ना फिर से लिखना पड़ेगा आपको। माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है जिनके मध्य लगने वाला बल F है। ठीक है, और जिनके बीच की दूरी क्या है बेटा, आपका R है। या फिर बोल सकते हैं, माना, यहाँ पास पैराग्राफ चेंज करके लिख रहा हूँ। माना दो स्थिर बिंदु आवेश है ना, दो स्थिर बिंदु
बिंदु आवेश कौन कौन से बेटा, आवेश, ठीक है, Q1 Q1 व Q2 जिनके बीच की दूरी Q1 और Q2 जो बिंदु जो दूरी r दूरी पर ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, जिन्हें दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 जिनकी बीच की दूरी r है तथा आवेशों के मध्य, उन आवेशों के मध्य से लिख लो, उन आवेशों के मध्य लगने वाला, उन आवेशों के मध्य लगने वाला, ठीक है, बल, लगने वाला बल F हो तो डेज डेज डेज, ठीक। अब नीचे लाइन से आपको लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, ध्यान से समझेंगे, ठीक। तो इन नियम के अनुसार की बात करें, दो स्थिर बिंदु आवेशों के ये नियम के अनुसार काम करेंगे बेटा, उन आवेशों है ना, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य है ना, जिनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों के परिमाणों के Q1 और Q2, उन आवेशों के परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, क्वांटिटी, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, उनके बीच की दूरी क्या है, r है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपाती होगा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते हैं। यहाँ लिखा जा सकता है समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है, तो यहाँ पास में एक लाइन ब्रैकेट कर देते हैं, इधर आगे लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, दोनों समानुपाती चिन्ह को, मतलब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ क्या लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं, ठीक है, यही पास हम लोग बात करेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो क्या कर सकते हैं बेटा आप, F समानुपाती को लिखेंगे सर Q1 Q2 है ना, अपॉन में क्या करेंगे r स्क्वायर, और आप लोग जानते हैं F समानुपाती, समानुपाती चिन्ह को हटाते तो कुछ न कुछ क्या लगाते बेटा, नियतांक वैल्यू लगाते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, नियतांक वैल्यू k लगाएंगे, क्या लगाएंगे, k लगाएंगे, Q1 और Q2 अपॉन में r स्क्वायर, अपॉन में क्या होगा, r स्क्वायर, ये फार्मूला के माध्यम से हम लोग काम करेंगे आगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे, थर्ड बोलेंगे, इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे, थर्ड बोलेंगे, तो बेसिकली ध्यान देंगे, थोड़ा सा अपन डिवाइड कर देंगे इसको ताकि अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व करते चलेंगे, ऐसे में करते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा भाई, ध्यान देंगे, और एक्स्ट्रा आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो बिंदु आवेश क्या हो गया बता दिए, और इसका चित्र का नाम वही होगा जो टॉपिक में दिया रहेगा, ठीक है, ये चित्र रह जाएगा, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वेक्टर आप अगर दर्शाना चाहते हो वेक्टर बता सकते हो, वेक्टर वाला फॉर्म बाद में पढ़ेंगे वैसे हम, ठीक है, तो यहाँ नहीं बता सकते, बाद में बता देंगे अपन, तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, दोनों को अपन क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटा देंगे, तो क्या लगा देंगे बेटा, के लगा देंगे, के जो है यहाँ समानुपातिक नियतांक है, यहाँ लिखा जा सकता है, जहां जहां के एक क्या है बेटा, अनुपातिक नियतांक बोलते हैं इसको, जहां के एक अनुपातिक अनुपातिक नियतांक है, नियतांक है, जो माध्यम के ऊपर निर्भर करता है, हम दोनों आवेशों के मध्य आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्या होगा, इसके मध्य डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखेंगे, परावैद्युत माध्यम रखेंगे, मेटल का धातु मतलब जो मेटल मतलब धातु की बात करें, धातु प्लेट रखेंगे, वायु निर्वात रखेंगे, तो इसका वैल्यू जो है चेंज होगा, तो ये के जो होता है, ठीक है, मतलब ये समानुपातिक नियतांक है, एक अनुपातिक नियतांक है, जो है ना वायु निर्वात के माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम की बात करेंगे वैसे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थोड़ा देर के लिए रुक जाते हैं ताकि आप मिटाएंगे बेटा, बट इस फार्मूला को लेकर हम लोग चलेंगे बार बार, F इक्वल टू क्या होगा, K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इसको याद रखना, समीकरण नंबर 3, बारी बारी से इसको मान को रखते चलेंगे,
ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ पूरा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कूलाम का नियम, उसको रख दिए रहते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा। ठीक है, अभी क्या होता है, गर्मी है तो सूख जाता है ये। आगे बढ़ते चलेंगे अपन। ठीक, इसको भी मिटा रहा हूँ मैं, लिख लेना अच्छे से। ठीक, आगे बढ़ते चलेंगे जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिलते जाए, इसको भी मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर आप लोग अच्छे से काम करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपका ठीक है फ्यूचर की सवाल है भाई। ठीक, तो डेली का डेली लेक्चर देखते रहिएगा और आपके लिए ठीक है बेनिफिट रहेगा। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते रहिएगा, तो अपन ये फार्मूला की जरूरत रहेगा। ठीक, तो इसको मिटा दो बेटा, ध्यान से समझेंगे। समीकरण नंबर क्या है आपका, 3 है और बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक, समीकरण नंबर 3 है, इसको रख दिया जाता हूँ मैं, यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ताकि हम लोग बेसिक पार्ट अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग जो है समीकरण 3 की बात करते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बेटा, वेरियस कंडीशन लगाएंगे, मतलब स्पेशल केस की बात करेंगे, स्पेशल केस विशेष स्थिति की बात करेंगे। कैसे स्पेशल केस विशेष की बात करेंगे बेटा, ठीक है, विशेष स्थिति। ठीक है, विशेष स्थिति में क्या होगा, ठीक है, ऐसे सिस्टम के लिए देखेंगे, ऐसे पद्धति के लिए देखेंगे, SI पद्धति, ऐसे पद्धति में, ऐसे पद्धति में पहला पॉइंट लेके चलेंगे, इसी को समझना बेहतर क्वेश्चन होगा। बाकी बुक में दिया हुआ है और यहाँ एक्स्ट्रा बताएंगे बेटा आपको, जो आपके पेपर के लिए तो इम्पोर्टेंस रहेगा, परंतु आपके अगर बात कर सकते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर में आप IIT की बात कर सकते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, उसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो चलिए, यहाँ पास ऐसे सिस्टम के लिए बात कर सकते हैं, यहाँ समझते हैं, थोड़ा ध्यान दिए रहना। ये डायग्राम बना ही दिया रहता हूँ मैं, Q1 और ये क्या है आपका, Q2 है। ठीक, और इनके मध्य जो है क्या था आपका, लगने वाला बल क्या था बेटा, F था, और बीच की दूरी क्या था आपका, R था। तो हम दोनों आवेशों के बीच की बात करेंगे, माध्यम क्या होना चाहिए, वायु निर्वात ले लेते हैं। जब दोनों आवेशों के मध्य क्या हो बेटा, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात हो। ठीक है, वायु और निर्वात हो तो क्या करेंगे, दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, वायु और निर्वात हो, तब की बात करेंगे। तब क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। जहां एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है माध्यम के, मतलब वायु और निर्वात के लिए बात होगी। ठीक है, क्या होगी बेटा, वायु निर्वात के लिए बात होगी। ठीक है, तो यहाँ ऐसे सिस्टम के लिए, ऐसे पद्धति के लिए K का मान जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। ठीक, यहाँ और आगे बात कर सकते हैं, अगर इसको रखना चाहते हैं तो समीकरण नंबर कहाँ रख सकते हैं हम लोग, 3 में रख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 से। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो K की जगह क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन में क्या होगा बेटा, R स्क्वायर। ठीक, अब इसके आगे काम करते हैं, जो कि भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंस वाली बात कर रहा हूँ मैं। कैसे सर, यहाँ क्या होगा बेटा, ठीक है, ये जो K की वैल्यू की बात अगर करते, इसका जो ले रहे थे अपन, है ना, दूसरा माध्यम के लिए भी ले लेंगे, बात कर लेंगे, परंतु यहाँ पर समझते हैं। जहां अगर मैं बात करूं, एप्सिलॉन नॉट की बात करता हूँ, किसकी बात करते हो बेटा, एप्सिलॉन नॉट की बात करता हूँ। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपका, ठीक है, क्या होता है आपका, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ठीक, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। क्या होती है, निर्वात की, वायु और निर्वात की विद्युतशीलता बात कर सकते हैं, वायु निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता क्या कहते हैं, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ
ठीक है, एयर एंड वैक्यूम की बात कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हमको समझना क्या क्या बताना चाह रहे हो, इस चीज को समझना आप लोग। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो आप जानते हो बेटा, यहाँ पास 1/4 पाई, 4 का मतलब होता है सर कांस्टेंट तो ही है, पाई का मतलब होता है 3.14 की बात करो या 22/7 की बात करो, 3.14 की बात कर सकते हैं। या इनटू में क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करता हूँ 8.854 इंटू 10 की पावर -12 होता है। अब इसका यूनिट अगर निकालना चाहते हैं हम लोग, इसका यूनिट निकालना चाहते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसको नीचे में हम लोग शिफ्ट कर देंगे, इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, जहां एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, तो सर क्या होता है बेटा, यहाँ पास 8.854 इंटू 10 की पावर -12। अब इसका यूनिट लिखना है। कभी भी ध्यान देंगे, कोई भी वैल्यू जो होता है उसके साथ में यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तो केवल नाम बस बताने, आपके नाम से तो हजारों लोग भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, परंतु आप जब भी बताते हो तो अपना सरनेम के साथ में बताते हैं बेटा। तो इसी चीज को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट का हम लोग मात्रक निकालना चाह रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को एफ के जगह ले जाते हैं, एफ को नीचे लेके आ जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट को एफ के जगह ले जाते हैं, एफ को नीचे में लेके आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, एफ नीचे आ जाएगा। आवेश का मात्रक बताया था मैं बेटा, कुलाम होता है, इसका मात्रक भी क्या होता है, कुलाम, तो कुलाम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और बट्टे में एफ आएगा, तो बट्टे में एफ मतलब क्या हो जाएगा सर, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और ये आर मतलब डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से समझना, क्या लिखेंगे, ठीक है, कुलाम स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे, न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, इसको अपोजिट भी देखेंगे। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3.14 गुणित 8.854 इंटू 10 की पावर -12। ठीक, अब इस पूरे को जब सॉल्व किया जाता है, तो 9 × 10 के घात 9, क्या बोलो बेटा, 9 × 10 के घात 9, ये क्या, आगे क्या लिखेंगे, इसका भी यूनिट हमको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट लिखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो यूनिट कैसे निकले लिखेंगे, ये सेम नहीं आएगा, इसका सेम यूनिट नहीं होगा, क्योंकि इतने का पार्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इतने के पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इतने का मान निकाल रहे हैं, इसका यूनिट की बात कर रहे हैं, मान के बाद वैल्यू निकाले हैं जी, तो यूनिट तो बताना पड़ेगा हमको। इसको इधर ही रखो बेटा, इसको यहीं रखना पड़ेगा, और इस पूरे को इधर ट्रांसफर करो, तो मैं यहाँ रख देता हूँ, और एफ गुणित में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और बट्टे में क्या आ जाएगा, Q1, और क्या हो जाएगा, Q2, और इक्वल टू क्या रहेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन। मतलब इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं बेटा, मतलब पूरा वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू के साथ में आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा, न्यूटन, और ऊपर में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जस्ट इसका अपोजिट रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, जस्ट अपोजिट है इसका। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट ऐसे लिखे हुए हैं, बट इसका यूनिट जो होता है ऐसा लिखे हैं, क्योंकि आपको निकालने आना चाहिए, कक्षा 11वीं का बेस। ऐसे बहुत सारा हमको कॉन्सेप्ट लिखना पड़ता है, परंतु इतना तो आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब इसको मिटा दूं क्या, ठीक है, काम आएगा। मतलब आपको इक्वेशन नंबर थर्ड आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, एफ इक्वल टू के इंटू, है ना, कि मतलब के समानुपाती अनुपातिक नियतांक था, Q1 और Q2 अपॉन में क्या है बेटा, आर स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पास। देखो लेक्चर थोड़ा से लंबा चौड़ा बनेगा, लॉन्ग बनेगा, परंतु इससे घबराना नहीं, है ना। 3 नंबर में कुछ लोग पूछते हैं सर, है ना, इतना सारे आएंगे, क्लास में पूछ रहे थे, अगर 3 नंबर में आएंगे तो इतना लंबा चौड़ा कैसे लिखेंगे सर, इतना लंबा चौड़ा बता, देखो बेटा, लॉन्ग को शॉर्ट किया जा सकता है ना, मतलब लंबा चौड़ा जो रहेगा उसको क्या किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, ठीक है, परंतु छोटे को अर्थात शॉर्ट को लॉन्ग नहीं किया जा सकता, इसलिए हमको डिटेल पढ़ना है।
है ना? हमको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। पढ़ने का काम तो हम बुक से कर ही रहे हैं बेटा। आपको नोट्स छपवा देंगे, नोट्स दे देंगे। कुछ दिन में आपके कंपनी सुविधा कर दिया है, नवबोध वाले, प्रबोध वाले, आपको बेसिक तो मिलता ही है। वहाँ पढ़ लोगे तो आपको 100% हो जाता है तैयारी। परंतु हमको उसमें जो कॉन्सेप्ट है सीखना चाहिए। हमको क्या मतलब, किसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब, ये चीज़ हमको समझ नहीं आता। और रही बात है पूरी चीज़ को हमको दिमाग में भरना पड़ता है। तो इसको हम लोग बारी-बारी से सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है? तो हमको पूरा डिटेल करना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट्स क्या हो जाएगा बेटा, जब दोनों आवेशों के मध्य वायु निर्वात था, तो अब क्या लिखेंगे? दोनों आवेशों के मध्य क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, दोनों आवेशों के मध्य, यहाँ पास वही चीज को लिखना बेटा, है ना? दोनों आवेशों के मध्य क्या लिखेंगे? माध्यम, वायु और निर्वात के अतिरिक्त, ऐसा लिख लेते हैं। वायु या निर्वात के अतिरिक्त बोलेंगे, अतिरिक्त, अतिरिक्त क्या हो बेटा? कोई माध्यम हो, क्या हो? कोई माध्यम हो, माध्यम हो। तो क्या हो जाएगा? कोई माध्यम हो तो फिर, ठीक है? तो इसके लिए के का मान क्या हो जाएगा? के का मान की बात करते हैं यहाँ पास, इसी इसी संख्या में रखेंगे हम लोग। माध्यम की बात करेंगे तो यहाँ पास हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे सर, ध्यान से समझना। F इक्वल टू 1 अपॉन, अतिरिक्त ना, मतलब के साथ, वायु निर्वात तो है लेकिन इसके साथ में और क्या लिखेंगे बेटा? अतिरिक्त कोई माध्यम हो। तो यही चीज को हमको समझना है। 1/4 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग क्या रख देते हैं? ये एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। एप्सिलॉन आर लिखो या के लिखो, मतलब एक ही है। एप्सिलॉन आर लिखो या के लिखो, मतलब एक ही है। यहाँ के लिख दिया था इसलिए मैं एप्सिलॉन आर लिख रहा हूँ मैं। इससे घबराना नहीं है आपको। अब यहाँ क्या लिख देंगे? मतलब एक और माध्यम रख दिए हम लोग बेटा, तो क्या करेंगे सर? ठीक है, एक और माध्यम लिख दिए तो यहाँ पास क्या रहेंगे? Q1 और क्या होगा? Q2 अपॉन में क्या होगा? आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस वाला था। ठीक, जहां बात करते हैं, अब इसको मिटा रहा हूं मैं, जहां, ठीक है, जहां, जहां यहाँ पास लिख देता हूँ, जहां, ठीक है, एप्सिलॉन आर नॉट, एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन आर जो है बेटा, ध्यान देंगे, माध्यम के लिए लिए हुए हैं। मतलब वायु निर्वात के साथ साथ में कोई माध्यम और ले लिए, जैसे परवैद्युतांक माध्यम, मेटल मतलब धातु का कोई माध्यम रख दिए, परवैद्युतांक का माध्यम के रख देंगे, के को परवैद्युतांक माध्यम माना जाता है उसको, और उसका अलग अलग वैल्यू लिया जाता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की बात कर सकते हैं, मेटल का कोई धातु ले लेते हैं या अन्य कोई और माध्यम रख देंगे। तो देखेंगे अभी वैल्यू क्या क्या होता है के का। ठीक है, जनरली अगर मैं बात करता हूँ बेटा, यहाँ पास समझेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या आर की जगह हम बात कर सकते हैं यहाँ पास कोई माध्यम के साथ साथ में, यहाँ के भी रखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट के साथ में के भी रखा, लेकिन के यहाँ अनुपातिक नियतांक, नियतांक था, इसलिए मैं वहां के नहीं ले रहा हूँ। चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन लिख सकते हैं। यहाँ क्या बोले थे? एप्सिलॉन नॉट को वायु या निर्वात की विद्युतशीलता बोले थे, परंतु यहाँ एप्सिलॉन क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन माध्यम के लिए बात हो रही है, किसके लिए बात हो रही है? माध्यम के लिए बात हो रही है। यहाँ क्या बोलेंगे बेटा? निर्वात की विद्युतशीलता नहीं बोलेंगे, यहाँ पास क्या बोलेंगे सर? माध्यम की नहीं, निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। क्या बोलेंगे? माध्यम, माध्यम लिए थे ना, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष, निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता की बात करते हैं। वायु और निर्वात की माध्यम, माध्यम के लिए बात हो रही है। ठीक है, निरपेक्ष विद्युतशीलता की बात करते हैं। तो यहाँ पास इसलिए यहाँ रख देते हैं बेटा, F इक्वल टू क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन लिखेंगे, और ये Q1 Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बल का मात्रक आप लोग जानते हैं न्यूटन होता है। ठीक, ये है आपका सेकंड पॉइंट हुआ, इतना तैयार। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, क्या करेंगे हम लोग? विशेष स्थिति में देख रहे हैं और ऐसे ही पद्धति की बात किए हुए हैं। अब दोनों आवेशों के मध्य क्या रख देते बेटा? वायु निर्वात के अतिरिक्त माध्यम रखे हुए, तो इतना पॉइंट्स है, एप्सिलॉन को भूलना नहीं है। अब अगली बात कर सकते हैं दूसरा, ठीक है, सीजीएस सिस्टम। किसमें बेटा? सी, सीजीएस, सीजीएस पद्धति,
और सीजीएस पद्धति में क्या करेंगे सर, क्या कर सकते हैं? सीजीएस पद्धति की बात करते हैं बेटा यहाँ पास, तो क्या हो जाएगा आपका सर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, दोनों आवेशों के मध्य वायु और निर्वात के लिए, वायु शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, वायु निर्वात के लिए, ठीक, यहाँ समझते हैं क्या होगा सर, वायु निर्वात के लिए देखेंगे तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है, क्या करेंगे सर, k इक्वल टू 1 रखेंगे, k इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे, और ये k इक्वल टू 1 कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, समीकरण नंबर कहाँ रखेंगे हम लोग, 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो सर कहाँ है आपका समीकरण 3, f इक्वल टू क्या था आपका k q1 q2 अपॉन में था r स्क्वायर, तो इस k की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और 1 रखेंगे तो फाइनली आंसर हमारा क्या आ जाएगा, f इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, और परंतु यहाँ f मतलब यहाँ क्या बेटा बल है, तो इसके लिए हम लोग चाहे तो डाइन लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक टाइम होता है, यहाँ पास बल का मात्रक न्यूटन होता है, यहाँ पास भी चाहे तो हम लोग बल का मात्रक न्यूटन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये हुआ बेटा आपका कूलाम का नियम या कूलाम का विक्रम वर्ग का नियम की बात कर सकते हैं, कहने का मतलब है बेटा हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में देखे हुए हैं कूलाम का नियम, क्या होता है कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है, और आपको लग रहा होगा गंभीर रूप से पढ़ा रहे करके, परंतु क्या फर्स्ट फर्स्ट टाइम है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, आगे आगे बहुत अच्छे से आपको मजा आएगा, बस लेक्चर पर बने रहिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसको मिटा देना, मिटाना पड़ेगा तभी तो आगे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग एकांक आवेश, क्या देखेंगे, एकांक आवेश, इसी का होता है और बहुत इंपॉर्टेंस, एकांक आवेश 2 नंबर का पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछते बेटा, 2 नंबर का जनरली पूछ देते हैं, ठीक है, एकांक आवेश किसे कहते हैं, ये केमिस्ट्री में जनरली भी केमिस्ट्री में देखने को मिलता है हमको, तो इतना मिटा रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए हुए हैं, ठीक है, आगे हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के की बात कर सकते हैं, तो क्या मैं यही पास बता दूं क्या आपको, ठीक है, के का जो वैल्यू की बात अगर कर रहा था मैं, इस के का मान की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर ध्यान से समझ जाते हैं, ठीक है, के का वैल्यू जो होगा बेटा यहाँ पास वायु निर्वात के लिए नोट डाउन करके यहाँ पास लिखा जा सकता है, नोट करके लिखा जा सकता है, ठीक, क्या लिख सकते हैं नोट करके, वायु निर्वात के लिए के का जो मान होगा, मतलब के बराबर क्या हो जाएगा, 1 ले लेंगे, किसके लिए, वैक्यूम या एयर के लिए बात, वायु या निर्वात, बहुत बेसिक की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ से समझना, ठीक है, क्योंकि आपको पूछेंगे गुलाम जो फोर्स लगता है, गुलाम जो बल लगता है वो वायु निर्वात रखने से ज्यादा बल लगता है या कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने से ज्यादा बल लगता है या कोई अन्य माध्यम रखने से कितना बल लगता है, मतलब आपको पूछ देंगे, ठीक है, मेटल रखने से तो कितना बल लगेगा, अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देंगे तो कितना बल लगेगा, और यहाँ पास पूछ देंगे वायु निर्वात रहेंगे तो कितना बल लगेगा, तो इसीलिए नोट डाउन करके यहाँ पास लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंस बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर वायु निर्वात रहता है तो आपको पता ही होगा भाई कोई माध्यम नहीं रहेगा, आपके बीच में अगर मान लेते हैं यहाँ पास एक वस्तु दूसरे एक आवेश है और दूसरा आवेश है, बीच में अगर कोई नहीं रहेगा तो आसानी से इसके ऊपर बल लगेगा, ये तो हम भी समझ रहे हैं, अगर कोई माध्यम रख देंगे तो ये वाला जो होगा पहले माध्यम पर बल लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद ही इसके ऊपर बल लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पास, इसका मतलब है कि दो आवेशों के मध्य अगर वायु या निर्वात होती है तो लगने वाला जो कूलाम बल होता है बहुत अधिक होता है, क्या होता है, बहुत अधिक होता है, परंतु यहां समझते हैं क्या बेटा, अगर के बराबर, ये क्या रखे बेटा, वायु निर्वात रखी हुई है, ठीक है, अब मेटल रख देते हैं, क्या रख देते हैं, धातु रख देते हैं, यदि दोनों आवेशों के बीच में धातु रख दिया जाए तो क्या होगा, तो जो कूलाम बल होगा वो कितना लगेगा, कितना लगेगा है,
कितना लग सकता है, ठीक है। अर्थात उस समय जो के का वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा, इन्फिनेटिव रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, इन्फिनेटिव रखना पड़ेगा। जो के का वैल्यू है लास्ट में यहाँ पास रखेंगे तो हम लोग क्या रखेंगे, इन्फिनेटिव रखना पड़ेगा। और इन्फिनेटिव का मतलब होता है वन अपान इन्फिनेटिव बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो सपोज यहाँ पास के है, माध्यम रखेंगे तो फिर के अगर कोई माध्यम रखते हैं तो के की जगह हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं एफ बराबर, ठीक है, 1/4। ये तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा 9 गुणित 10 की घात में 9, ठीक है। अब यहाँ पास इन्फिनेटिव मतलब के था, अब तो बटे में क्या था, के था, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, माध्यम के लिए बात कर रहे हैं ना यहाँ पास, तो के की जगह हम लोग क्या रखेंगे, इन्फिनेटिव। और 1/, इन्फिनेटिव का मान कितना होता है, 0। 1/, इन्फिनेटिव का मान कितना होता है, 0। तो कहने का मतलब पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0। तो धातु रखने से, मेटल रखने से, दोनों आवेशों के बीच में धातु या मेटल रखने से उनके मध्य कूलाम बल क्या होगा, शून्य होगा। कूलाम बल कितना लगेगा, शून्य लगेगा। ध्यान दिए रहना, मतलब ये आवेश इसके ऊपर बल नहीं लगा सकते, ये आवेश इसके ऊपर बल नहीं लगा सकता। तो इस चीज को आपको याद रखना है बेटा, ध्यान दिए। के बराबर, ठीक है, धातु के लिए क्या रखेंगे, के बराबर अनंत होता है, इन्फिनिट रहता है। और अन्य कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर रखते हैं, अन्य कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखते हैं, क्या सर, ठीक है, कोई और अन्य माध्यम अगर रखते हैं तो के बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर के बराबर 1 हो गया, के बराबर इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। और के बराबर की बात कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो अपन क्या कर लेते हैं, के जो होगा वो के होगा एक से क्या होगा, बड़ा होगा, एक से क्या हो जाएगा, बड़ा, और उससे भी ज्यादा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी का मान हो जाएगा। मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखते हैं, कोई भी परवैद्युतांक और माध्यम रखते हैं, तो जो के का मान हो जाएगा वो एक से बड़ा रहेगा और इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा बेटा, छोटा रहेगा। इस चीज को याद रखे रहना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना। वायु और निर्वात होने पर, दो आवेशों के मध्य वायु और निर्वात अगर होती है तो उसके मध्य बल जो लगता है, ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की बात कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हाई होता है। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर जो है बहुत अच्छा लग रहा होगा और ये जो कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो मुझे लगता है कि आपको पसंद आ रहा होगा और आपको सीखने को कुछ न कुछ मिल रहा होगा, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा भाई, कुछ न कुछ क्या, ठीक है, इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, इतना और डीप में बता रहे हैं, ठीक है। तो आगे मिटा रहे हैं बेटा, हम लोग दूसरा टॉपिक लेके चलेंगे, एकांक आवेश, लास्ट टॉपिक रहेगा आज का गोल में, ठीक है। क्या रहेगा लास्ट टॉपिक, क्या रहेगा, एकांक आवेश, इसको मिटा रहे हैं। गुलाम का नियम पढ़ चुके हैं हम लोग, अब जो पढ़ेंगे हम लोग सर, क्या पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एकांक आवेश, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट चार्ज बोलते हैं भाई, ठीक है। इसको याद रखना बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये काम आएगा, ठीक। एकांक आवेश, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बन के आते हैं। एकांक आवेश किसे कहते हैं, डायरेक्टली पूछ लेता है, एकांक आवेश, यूनिट चार्ज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट चार्ज लिख सकते हैं। यूनिट चार्ज क्या होता है, व्हाट इज यूनिट चार्ज, ठीक। तो अभी लास्ट में हम देखें सीजीएस सिस्टम या सीजीएस पद्धति में देखे हुए हैं, क्या होता है, यदि दोनों आवेशों के मध्य वायु निर्वात हो तो सीजीएस सिस्टम में देखिए हम लोग बेटा, वायु निर्वात हो, दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, वायु या निर्वात, क्या हो, वायु या निर्वात। तो हम लोग देखे हुए F इक्वल टू क्या था बेटा आपका, ठीक है, के की जगह हम लोग ले लेते हैं, सीजीएस सिस्टम में के की जगह 1 लिए हुए हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पास क्या था, Q1 और क्या था, Q2 आया था, अपॉन में आर स्क्वायर आया था, तो के की जगह क्या लिए थे बेटा हम लोग, 1 लिए थे, तो 1 मतलब इतना हम लोग काम किए हुए थे, ठीक है। इसमें सीजीएस पद्धति है, किसमें जी, सीजीएस पद्धति है। तो यहाँ मान के चलना पड़ेगा, यदि यदि मान लेते हैं एकांक आवेश का डिफिनेशन करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली पूछा जाता है एकांक आवेश किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, यदि यदि क्या करेंगे बेटा हम लोग, यदि F इक्वल टू क्या, F इक्वल टू 9 गुणित 10 के घात में 9 न्यूटन का बल मान लो लगता है, दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल, यदि F इक्वल टू 9 गुणित 10 के घात 9 न्यूटन का बल लग रहा है और
यहाँ पास Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान रहे हैं, तथा इसको ऐसा हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तथा ठीक है, तथा R बराबर 1 मीटर हो, तो क्या हो तो बेटा 1 मीटर हो, मतलब दोनों आवेशों के बीच की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। Q1 और क्या है बेटा Q2, मतलब दोनों आवेशों का परिमाण क्या है, समान है। यहाँ पर Q1 को भी Q के इक्वल मान रहे हैं, Q2 को भी Q के इक्वल माना है। परंतु यहाँ पर अगर मैं बात कर सकता हूँ, R की जगह क्या ले रहे बेटा, 1 मीटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम लोग, 1 मीटर ले रहे हैं। और लगने वाला बल की बात कर ले, क्या लेके चल रहे हैं, लगने वाला बल 9 × 10 के हाथ में 9 न्यूटन का बल लग रहा है। तो यदि यहाँ पर प्लस प्लस है तो क्या करेगा, प्लस प्रतिकर्षण करेगा, माइनस वाले से तब भी प्रतिकर्षण करेगा, प्लस माइनस है तो क्या करेगा बेटा, आकर्षण करेगा। तो इसी चीज को हमको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर एकांक आवेश का। ठीक है, तो दो सजातीय आवेश, सजातीय आवेश कहने का मतलब होगा सर, लाइक चार्ज जो है एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, वो रिपल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपल करेंगे। ठीक है, यदि समान परिमाण, क्योंकि यहाँ पास हम लोग Q1 और Q2 को किसके बराबर लिए, हम Q के बराबर। यदि समान परिमाण, इसका भी मान लेते हैं 10 गुलाम है, तो इसको भी कितना होगा बेटा, 10 गुलाम। प्लस प्लस है, ये भी प्लस है तो ये भी प्लस होगा, और प्लस प्लस आएंगे तो क्या होगा, करेंगे दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, और अगर माइनस माइनस रहेंगे तब भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो यहाँ पास हम लोग देख सकते हैं, दोनों अगर समान परिमाण है तो यहाँ पास लिखना पड़ेगा डेफिनेशन, यदि ठीक है, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, सजातीय आवेश कह रहे हैं तो प्रतिकर्षण बोलना पड़ेगा। यदि डेफिनेशन कर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि ठीक है, क्या बोलेंगे सर, यदि समान परिमाण, समान परिमाण, परिणाम नहीं बोल रहा हूं, समान परिमाण के दो बिंदु आवेश बोल सकते हैं। ठीक है, या आवेश की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, दो यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, दो है ना, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, ठीक है, क्या बेटा, 1 मीटर की दूरी पर उपस्थित हो, आवेश 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर के दूरी पर स्थित हो, तो ठीक है, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो तो एक दूसरे को एक दूसरे को 9 × 10 के घात 9 न्यूटन बल से, 9 × 10 के घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित या प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ऐसा लिखो, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षण करते हैं, ऐसा लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण करते हैं। क्योंकि यहाँ क्या लिखे हम लोग, सजाती लिखे, इसलिए प्रतिकर्षण बोलेगा। अगर हम लोग विजाती लेते, लाइक चार्ज लेते, प्लस ले लेते, यहाँ पास माइनस ले लेते, तो क्या करता है बेटा, वो आकर्षण करता है। यहाँ वही चीज को लिख सकते हैं, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश 1 मीटर की दूरी पर, यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, यदि उनके बीच की दूरी कितना हो बेटा, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो एक दूसरे को, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो एक दूसरे को 9 × 10 के घात 9 न्यूटन बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षण, तो लिख सकते हो प्रतिकर्षित करते हैं करके, ज्यादा है तो फिर ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, एकांक आवेश कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं, प्रत्येक आवेश को क्या कहेंगे, प्रत्येक आवेश को
एकांक आवेश कहते हैं। ठीक, तो यहां समझे हम लोग सर एकांक आवेश किसे कहते हैं। ये तो इम्पोर्टेंस है ही है बेटा, लेकिन इसके बाद जो बताने वाला हूँ वो भयंकर मोस्ट इम्पोर्टेंस है। कैसे सर? ये तो बुक में छपा छुपाया है वो भी है, परंतु इसको बताते कैसे सर, यहाँ समझते हैं। चलिए, यहाँ जो है आपको पता ही होगा आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं आवेश का मात्रक, आवेश का क्या बेटा है, आवेश का मात्रक। ठीक है, मात्रक की बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पद्धति में, ऐसे पद्धति में क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। ऐसे पद्धति में क्या होता है, कूलाम होता है। ऐसे पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जो कि ये बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है बेटा, बड़ा मात्रक होता है। अगर हमको न्यूमेरिकल बनाना है तो हमको छोटा मात्रक यूज करना पड़ेगा, और आपके न्यूमेरिकल में भी छोटा मात्रक यूज किया जाए या किया रहेगा वहां पास। तो छोटा मात्रक की बात कर सकते हैं सर, क्या हो जाएगा बेटा, कूलाम बड़ा मात्रक है ना। और ये भी जान सकते हैं सर, राशि की बात कर सकते हैं, ये अदिश राशि है ना। क्या है, अदिश राशि। क्यों अदिश राशि, क्योंकि हम लोग अगर बात कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर हम फ्रिक्शन करते हैं तो फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज जो है जाता है, तो मास जो होता है, मास के भी स्थानांतरण किया जा सकता है। तो मास एक प्रकार का अदिश राशि है, यहाँ भी चार्ज एक प्रकार का क्या है बेटा, आपका अदिश राशि है, याद रखे रहना। ठीक है, और यहाँ जो इसके पहले हम लोग बात किए थे, अगर दो आवेशों की बात कर सकते हैं, प्लस है और ये क्या बेटा आपका माइनस, तो डायरेक्शन की बात कर सकता हूँ मैं, और यहाँ पास माइनस की बात कर सकता हूँ। जो आप लोग को एप्सिलॉन नॉट वाले जो कहानी बताया था मैं, ठीक है, धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं, आउटर मतलब बाहर की ओर जाते हैं। ठीक है, धनात्मक विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, और ऋणात्मक विद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं, अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं, अंदर की ओर प्रवेश करते हैं ऐसे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ बीच में कुछ न कुछ बेटा क्या है, वायु निर्वात है। क्या है, अगर यहाँ पास बोलेंगे 100 विद्युत बल रेखाएं निकल रहा है, 100 कूलाम को विद्युत बल रेखाएं निकल रहा है, तो इसमें 100 में 100 आना चाहिए, परंतु नहीं आता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि विद्युत बल रेखाएं जो है यहाँ से निकलता है और यहाँ अगर जा रहा है बेटा, क्यू प्लस से निकलेगा और माइनस में जाके एंट्री करेंगे। तो यहाँ पास 100 से 100 में नहीं जाता है, यहाँ पास मान लेते हैं कितना जाएगा, 90% जाएगा। 100% था वो कितना जाएगा, 90% जाएगा कि नहीं जाएगा। अब जाएगा तो यहाँ पास इसका मतलब है बाकी 10% कहाँ गया, कहाँ जाएगा वो, वायु या निर्वात में जाएगा, जिसका मान हम लोग लिखे थे 8.854 इंटू 10⁻90 कूलाम की बात करते हैं। सॉरी, कूलाम नहीं बोले थे हम लोग, इसमें क्या किए थे बताएंगे। ठीक, क्या बोले थे, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट लिखे। तो यहाँ पास हम लोग देखते हैं क्या होता है, बेसिकली इसको बता दिए, इसको दिमाग में रखे रहना आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ऐसा ही पद्धति जो होता है, इसका मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम। बट हम लोग छोटा मात्रक यूज करेंगे, ये क्या होता है, मिली कूलाम की बात करते हैं। क्या बेटा, मिली कूलाम। तो मिली कूलाम मतलब कितना होगा, 10 की पावर में 3 कूलाम होगा। ठीक है, माइक्रो कूलाम की बात करते हैं, तो माइक्रो कूलाम की बात करेंगे। ठीक है, हाँ माइक्रो कूलाम की बात करेंगे तो 10 की पावर माइनस क्या होगा, 6 कूलाम होंगे। ठीक है, मिली कुलाम, माइक्रो कुलाम इसका यूज करेंगे। ऐसे सिस्टम की बात करो, और सीजीएस सिस्टम में बात करते हैं बेटा, सीजीएस मतलब, ठीक है, सेंटीग्राम सेकंड। सीजीएस पद्धति में अगर देखते हैं सर, तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स होता है, या इसी को एब कुलाम भी कहते हैं। वायु निर्वात के लिए बात करेंगे तो एब कुलाम भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब बताएंगे अभी एब कुलाम, वहां पर सॉरी, एब कुलाम जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स की बात करेंगे। ठीक है, अभी वायु और निर्वात ले रहे हैं, उसमें माध्यम के लिए बात करेंगे अपन। ठीक, तो इसके लिए अभी ये वायु या निर्वात की बात कर रहे हैं, वायु या निर्वात। ठीक, तो चलिए यहाँ पास ई फॉर इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट की बात कर सकते हैं। क्या बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट मतलब सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स होता है, इस चीज को याद रखे रहना। और यहाँ पास मैं बताना चाहूंगा, वन
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स इक्वल टू कितना होता है, या हम लोग बात कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं बेटा, ठीक है, 1 कूलाम इक्वल टू कितना होता है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, तब फिर वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। 1 कूलाम इक्वल टू बोलेंगे तो कितना होगा, 3 × 10 के घात 3 × 10 की पावर में, ठीक है, -10 होगा कि +10 होगा, ठीक है, क्या होगा बताएंगे, -10 होगा +10 होगा, ठीक है, यहाँ क्या लिखे थे हम लोग, 9 लिखे थे ना, 9 × 10 के घात में कितना लिखे थे, 9, उसी प्रकार यहाँ पास रहेगा 3 × 10 के घात में 9। इसके बाद जो लिख रहे हो उसको समझना पड़ेगा आपको, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, तो 1 कूलाम इक्वल टू होता है, याद रखे रहना है आपको भैया, ठीक है, क्या है आपका, 1 कूलाम इक्वल टू होगा 3 × 10 के घात में 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स होता है। मान बस को, वैल्यू बस को नहीं लिख सकते, उसका मात्रक बताना बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ना चाहे, सीजीएस सिस्टम की बात करूं मैं, ये वायु निर्वात के लिए बात कर रहे थे, अब माध्यम ले लेते हैं, कोई माध्यम है, विद्युत चुंबकीय माध्यम है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय माध्यम की बात कर सकते हैं, मतलब अन्य माध्यम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो माध्यम के लिए मतलब कौन सा माध्यम बेटा, आपका विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय कोई माध्यम की बात कर सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट्स की बात कर सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात कर सकते हैं, तो कितना होगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स इक्वल टू कितना होगा, 3 × 10 के घात में 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स होता है कि क्या होगा, ठीक है, यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स की बात करेंगे, तो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर कितना होगा, ये जो है बेसिक फार्मूला है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, किसके लिए है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका, 3 × 10 के घात में 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 × 10 के घात में 9, और इसको लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, और इनटू 10 यहाँ पास लिख देते हैं, तो 1 हो जाएगा, तो 9 और एक 1 हो जाएगा, कितना होगा, 10 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ जब इसका क्या कर रहे थे बेटा बताएंगे, ऊपर लिखे हुए हैं 3 × 10 के घात 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स की बात किए, तो 1 कूलाम इक्वल टू लिखे हैं, यहाँ पास क्या करेंगे सर, 1 कूलाम, तो 1 रहेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 10 कितना हो जाएगा, तो 10, तो 10 कूलाम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 कूलाम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स, वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर कितना होता है, 10 कूलाम, अभी वही चीज को पहले लिखने वाला था ना, वन 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 है, वन है ना, ठीक है, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर कितना होता है, 10 कूलाम होता है, और 1 कूलाम बराबर कितना होता है, 3 × 10 के घात में 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स होता है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके न्यूमेरिकल बनाने के लिए भयंकर मोस्ट इम्पोर्टेंस है, काम आने वाला है, ठीक है, जो कि आज हम लोग देखे हैं, कूलाम के नियम और एकांक आवेश, इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी, बहुत बहुत धन्यवाद।